हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हम लोगों ने पीवाईक्यू स्टार्ट किए हुए है और हमने 2020 तक करा दिया है, 2016 से 2020 तक। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि साथियों पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरा एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2021 का पेपर, और जो विषय है वह है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, और यह जो है पेपर फर्स्ट है। ठीक है, आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं साथियों। टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है, पहला प्रश्न है छत्रज्ञ व्यंजन है। विकल्प है लुंठित व्यंजन, विकल्प बी है संयुक्त व्यंजन, विकल्प सी है ऊष्म व्यंजन, विकल्प डी है उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, तो राइट आंसर जो है संयुक्त व्यंजन सही हो जाएगा, विकल्प बी। आगे देखेंगे, अगले पर बढ़ेंगे साथियों। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है अनुनासिक चिन्ह है। तो जो चिन्ह होता है साथियों, चिन्ह देख लेते हैं। अनुनासिक में कुछ इस प्रकार से चिन्ह आते हैं। ठीक है, विसर्ग में अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से विसर्ग का चिन्ह होता है, और बराबर का चिन्ह यहाँ पर सी में दिए गए है अनुस्वर, अनुस्वर और विसर्ग। तो अनुस्वर में कुछ इस प्रकार से चिन्ह आते हैं और विसर्ग में ऐसे रहते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अनुनासिक चिन्ह है। ठीक है, तो चिन्ह जो दिए गए हैं यहाँ पर साथियों, चिन्ह यहाँ पर बराबर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है अनुस्वार के आगे, और यहाँ पर विसर्ग चिन्ह है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अनुसार अनुनासिक जो है राइट आंसर ए सही हो जाएगा, चंद्र बिंदु। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न संख्या 3, गणित में मूल संक्रियाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी संक्रियाएं हैं? विकल्प ए है 3, विकल्प बी है 4, विकल्प सी है 6, विकल्प डी है 7। तो गणित में जो है 4 संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं साथियों, हमने जो है पूरा विस्तार से भी पिछले पीवाईक्यू में बताया था। ठीक है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग, ये चार जो है गणितीय संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4, समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है। ठीक है, मतलब जो समान समान भागों में बांट देगी उसको क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं, गुणा कहते हैं, घटाना कहते हैं, भाग कहते हैं। ठीक है, तो उसको जो है समान भागों में अगर बांट रही है तो उसको भाग कहेंगे। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगी। आगे देखेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 5, सही कथन चुनना है। ठीक है, विकल्प ए दिया गया है भाज्य गुणे भाजक बराबर भागफल प्लस शेष, और ये तो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं साथियों। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन। बी यहाँ पर लिखा गया है 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है, 5 का गुणज है। ठीक है, और सी है किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंशिक मान सदैव समान ही रहेगा। डी है विषम संख्याएं 2 से भाज्य है। तो इसका राइट आंसर जो है बी दिया गया है, 5 का गुणज जो है ये 5 का गुणज है। ठीक है, तो अगला जो है यहाँ पर एक सवाल होता है, यहाँ पर देखें तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल। ठीक है, भागफल चल ही नहीं रहा पे, नहीं भागफल। ठीक है, प्लस शेष मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर दिए गए भाज्य, भाज्य बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, गुणा है तो इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार कंफर्म करिएगा इस सवाल में ए है या बी है। ठीक है, इसको हम एक बार चेक करेंगे, क्योंकि राइट आंसर यहाँ पर बी दिए गए 5 का गुणज है, और यहाँ पर 6 बार दिए हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको हम बताएंगे बाद में जरूर। ठीक है, अगर एग्जाम से पहले देख एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 है
4 4 5 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। ठीक है, विकल्प ए है 0, विकल्प बी है 396, विकल्प सी है 360, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो स्थानीय मान है 40 हो जाएगा एक, और 1 का स्थानीय मान 400 हो जाएगा, और 400 में जब 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 हो जाएगा। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न अगर लें तो अगला जो प्रश्न है आइए लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया है, सुमेलित करना है। विकल्प दिए गए हैं कंठ है, कंठ में क वर्ग है, दंत है प वर्ग है, ओष्ठ है च वर्ग है, तालव्य है ता वर्ग है। ठीक है, तो इसमें जो सही मिलान करना है वह जो है कंठ का क वर्ग है, ये राइट आंसर है। ठीक है, बाकी दंत का प वर्ग नहीं होता, च वर्ग ओष्ठ का नहीं होता, त वर्ग तालव्य का नहीं होता है। ठीक है, तालव्य में चछा जझा ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। विकल्प ए है दृष्टि दोष, विकल्प बी है श्रवण दोष, विकल्प सी है उच्चारण दोष, और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो भाषा अर्थात जो बोली जाती है उसमें शारीरिक समस्याएं आ सकती है। तो देखने में समस्याएं आ सकती हैं, श्रवण करने में समस्या आती है, उच्चारण करने में आ सकती है। तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ओठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ठीक है, कितने स्वर होते हैं? विकल्प ए है वृत्ताकार, बी है अवृत्ताकार, सी है ए बी दोनों, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, विकल्प अ ब दोनों। ठीक है, और जो ओष्ठाकृति है साथियों, उसका जो है अगर बात करें कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ओष्ठाकृति में जो है अगर बात करें कौन कौन से वर्ड आते हैं तो ये आता है उ आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, और ओ आ जाएगा, वो आ जाएगा, और औ आ जाएगा, औ आ जाएगा, और क्या आएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और वृत्ताकार अगर बात करें तो यहाँ पर अ हो जाएगा, अ हो जाएगा, इसके बाद आ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ई हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, इसके बाद ए हो जाएगा। ठीक है, ऐ हो जाएगा। तो ये जो है अवृत्ताकार हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्न में से चित्रलिपि है। ठीक है, तो चित्रलिपि कौन सी है? चीनी लिपि है कि तमिल लिपि है कि गुजराती लिपि है, बंगाली लिपि है। ठीक है, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा, चीनी लिपि है। ठीक है, ये सभी नहीं होगी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, चीनी लिपि। और वीडियो को रोक करके मत देखना, नहीं तो मैं टिक मार देता हूँ एक बार सभी सही समझाते रहने पर तो आपको लगेगा पूरा सही है, तो रोक करके मत देखना। कभी कभी कमेंट आ जाता है कि आपने पूरा सही बता दिए है, जबकि मैं देखता हूँ उस पर तो जो है वीडियो रोक करके देख ही रही होती है, और वह जो है मैं सही बताया रहता हूँ, और क्या होता है वीडियो रोक करके देख लिए पता लगा चिन्ह मार दिए हैं और गलत बताए हैं। तो पूरा वीडियो चलाएंगे तभी समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11, 2 3 5 7 संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक परमीय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है 2 3 5 7 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो स्वयं से कटे और मतलब स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। मतलब ये जो 2 दिया गया है ये 2 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, इसके अलावा कोई संख्या ऐसा नहीं है जो 2 को काट दे। जो 3 दिया गया है ये 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगी, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं जो कट जाए। तो इसी को जो है अभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब 1 से और स्वयं के अलावा और किसी से ना कटे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, महाप्राण वर्ग है। तो क है, ग है, च है, ज है, ख है, घ है,
प है, ब है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइएगा, महाप्राण किसे कहते हैं। तो जो 24 होती है साथियों, मतलब अगर बात करें तो 24 का मतलब जो अक्षर लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क ख ग घ अंगा, ठीक है। तो ये 5 तक होते हैं ना, ठीक। तो ये जो 24 मतलब 2 और 4, ठीक है। तो इसके नीचे जितने भी वर्ड आएंगे माँ तक के लिए, ठीक है, तो वो सब जो है महाप्राण हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात 24 जो है महाप्राण होते हैं और 1 3 5 ये जो है अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है सी सही हो जाएगा, ख और घ। प्रश्न संख्या 13 है, कविता छंदोग्यमय रचना है, यह कथन किसका है। आचार्य वामन का है, कार्लाइल का है, जॉनसन का है, मिल्टन का है। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, आचार्य वामन, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 14 है, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो विकल्प ए है q डज नॉट इक्वल टू 0, विकल्प बी है p अपान q, विकल्प सी है p डज नॉट इक्वल टू 0, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बात करेंगे तो अगला जो प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न संख्या है 15, और प्रश्न संख्या 15 में साथियों दिया गया है त थ द ध अवयव है, कंठ का है, तालु का है, दंत है, ओष्ठ का है, ठीक है। तो जो त थ द ध दिया गया है यह जो है दंत है, तो राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग जो है अतिलघुत्री प्रश्न पर आ गए हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 16, वीडियो को भी शेयर करते चलिएगा साथियों। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर होता है विराम का अर्थ रुकना या ठहरना है। वाक्य को लिखते या बोलते समय जहाँ थोड़ा ठहराव आवश्यक होता है वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे भाषा स्पष्ट, अर्थपूर्ण और भावपूर्ण बनती है। लिखित भाषा में भावों की सही अभिव्यक्ति और वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह आवश्यक होता है, ठीक है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग कहीं शब्द को लिखते समय, ठीक है, वाक्य को बोलते समय थोड़ा सा रुकना पड़े, कुछ कहने के लिए रुकना पड़े, विराम के लिए रुकना पड़े, तो वहां पर जो चिन्ह का प्रयोग होता है उसे कोई जो है विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, वर्ड किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ड कहते हैं, ठीक है। वर्डों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे अ, ई, क, ख आदि। प्रश्न संख्या 18 है, गंगा के 4 पर्यायवाची शब्द बताइए, ठीक है। तो गंगा के 4 पर्यायवाची शब्द हैं, पहला है भागीरथी, दूसरा है मंदाकिनी, तीसरा है देव नदी और चौथा है देवपगा, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरिता तथा विष्णुपदी। तो ये सभी जो है गंगा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, तुकांत शब्द क्या है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा जिन शब्दों के अंतिम अक्षर समान होते हैं उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे हाथ, साथ, सरल, तरल, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है, आरोही क्रम व अवरोही क्रम में अंतर है, ठीक है। तो आरोही अवरोही में क्या अंतर है। आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ता हुआ क्रम, जब
संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाता है तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जैसे संख्या लिखा गया है, यहाँ पर है 8, 10, 5, 3, 12। अगर इसको आरोही क्रम में लगाना हो तो क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या 3, फिर उससे बड़ी 5, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे बड़ा 10, इसके बाद 12। अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटता हुआ क्रम। जब संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखा जाता है तो उसे अवरोही क्रम में कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो 5, 25, 48 और 6 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखेंगे इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या 48 है तो 48 लिखेंगे। फिर उससे छोटी 48 के बाद 25 है तो 25 लिखेंगे, फिर 10 है तो 10 लिखेंगे, इसके बाद 6 है तो 6, 5 है तो 5 लिखेंगे। तो ये जो है घटता हुआ क्रम हो जाएगा। ठीक है, आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर होती है और अवरोही बड़े से छोटे की ओर होता है। प्रश्न संख्या 21 है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है लाक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ठीक है, तो किसने कहा था? लॉक महोदय ने कहा था। प्रश्न संख्या 22 है, गुणक किसे कहते हैं? ठीक है, तो गुणक किसे कहते हैं आइए देखते हैं। जिन संख्या से गुणा किया जाता है उसे गुणक कहते हैं। जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुणे कहते हैं। गुणक और गुणे को गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 12 गुणे 15 कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 180। तो 12 जो है क्या है? गुणे है, और 15 क्या है? गुणक है। ठीक है, मतलब गुणक से गुण में गुणा किया जाता है। ठीक है, मतलब जो पहली संख्या है उसको गुण, और जो दूसरी संख्या है जिससे गुणा करना है उसको गुणक कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 23 पूछा गया है, और इसमें जो पूछा गया है स्थानीय मान से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर हो जाएगा स्थानीय किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उनके स्थान के अनुसार बदलता रहता है उसे स्थानीय मान कहलाते हैं। ठीक है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। अर्थात अंक और उसके स्थान से बनने वाला मान ही स्थानीय मान है। जैसे 4, 8, 2 में 8 का स्थानीय मान 80 होता है। ठीक है, 8 गुणे 10 करेंगे, 10 कहाँ से करेंगे? तो इकाई दहाई, तो दहाई के स्थान पर 1 लिखेंगे, आगे 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, क्योंकि वह दहाई के स्थान पर है। ठीक है, आगे द्विज शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तो द्विज शब्द द्वि और ज से बना है। द्वि का अर्थ होता है दो और ज का अर्थ होता है जन्म लेना। तो जिसका 2 बार जन्म माना जाता है उसे द्विज कहते हैं। द्विज शब्द का प्रयोग पक्षी और ब्राह्मण के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 25 है, लिपि किसे कहते हैं? तो किसी भाषा को लिखने की पद्धति या शैली को लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। ठीक है, हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। अध्यापक ने कहा, क्या कहा? कि कल विद्यालय बंद रहेगा। मतलब जब भी मिश्रित वाक्य पूछा जाएगा तो वहां पर जो है क्या होगा?
कोई न कोई संख्या से जुड़ा रहेगा, ठीक है। दोनों जो है कोई न कोई संख्या से सेंटेंस जुड़ेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो सह अभाज्य क्या होता है, आइए जान लेते हैं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ 1 होता है, जैसे 4 5 का तथा 6 7 का सह अभाज्य गुणनखंड सह अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनका एचसीएफ 1 होता है। मान लेते हैं जो 4 है और 5 है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा। 6 है 7 है, 6 है 7 है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब ऐसी संख्या है जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक है, उसको जो है हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और दोनों संख्याएं अगर पास पास वाला ले ले तो जो है लगभग सहभाज्य होता ही है, जैसे 2 3 ले लो, ठीक है, तो 2 3 सहभाज्य हो जाएगा। 6 7 ले लो तो सह अभाज्य हो जाएगा। 8 9 ले लो तो सह अभाज्य हो जाएगा। 11 12 ले लो तब भी जो है सह अभाज्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक का गैपिंग रख दिया जाए तो वहां पर जो है एचसीएफ 1 आता है, ठीक है, तो उसे सह अभाज्य कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 28, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 28 है, 40 पुस्तकों को 6 विद्यालयों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेगी, ठीक है। तो पुस्तकों की संख्या 40 है तथा विद्यार्थियों की संख्या 6 है। 40 को 6 से भाग देने पर 6 गुणे 6 अर्थात 36 पुस्तकें वितरित हो जाती है। अतः 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से बांटने पर 4 पुस्तकें शेष बचती हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर 40 पुस्तकें हैं और 6 विद्यार्थियों में समान रूप से बांटना है तो कितनी पुस्तकें बट जाएगी, कुछ नहीं करना है, 40 से 6 से भाग दीजिए 40 में, तो 6 6 36, कितना बचा, 4 बचा है, तो यही जो 4 उत्तर हो जाएगी, 4 काफी बचा है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 29, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तर है, अपरिमेय संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें p अपान q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे √2 √3 आदि अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए और जो रूट 2 और √3 दिया गया है ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p अपान q के रूप में लिखा जाता है, जैसे 2/3, तो ये परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम √3 कर दें तो ये परिमेय संख्याएं नहीं है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। √3 √7 कर दीजिए, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई जो है खुद अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जिसका मान 22/7 होता है, तो 22/7 जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। आगे प्रश्न संख्या 30 है, काव्य का क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो जो काव्य है उसका क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी भावना, विचार या अनुभव को सुंदरता और प्रभावशाली तरीके से भाषा में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। विश्वनाथ के अनुसार रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है क्वेश्चन कहाँ पर चला है, सॉरी 1 मिनट रुकिए साथियों। तो यहाँ पर पहुंचा था साथियों, ठीक है। काव्य का क्या अभिप्राय है, और काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी भावना, विचार या अनुभव को सुंदर और प्रभावशाली भाषा में व्यक्त किया जाता है। विश्वनाथ के अनुसार रसायन वह है, काव्य ही काव्य है, ठीक है।
काव्य कहलाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लघुत्तरी प्रश्न की तरफ आ चुके हैं साथियों, और लघुत्तरी प्रश्न में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31। सम तथा विषम संख्याओं में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 8। यहाँ पर 10 लिखे है, 10 नहीं 0 हो जाएगा। 2 4 6 8 0 आदि जो है सम संख्याएं हैं। ठीक है, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है आदि जो है विषम संख्याएं हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 है। अनुनासिक तथा अनुस्वर में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अनुनासिक वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से होता है। ठीक है, उसे अनुनासिक कहेंगे। ठीक है, तो अनुनासिक को चंद्रबिंदु से दर्शाया जाता है, मतलब इस प्रकार के जो लिखा जाता है ये जो है अनुनासिक होता है, जैसे हंसना, आंख, ऊंट आदि। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार वह ध्वनि है जिनका उच्चारण नासिक से होता है। अनुस्वार को बिंदु से दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब जो ऊपर लिखा जाता है इस प्रकार से, तो ये जो है अनुस्वार हो जाएगा। कंचन, पंख, जंगल। ठीक है, ये अनुस्वार हो जाएंगे, और अनुनासिक भी जान गए हैं, अनुस्वार भी। ठीक है, यहीं पर विसर्ग जान लीजिए। और जैसे विसर्ग क्या होता है, किसी अक्षर के लास्ट में ये लगाया जाता है दोनों, तो जो है यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। वीडियो को सभी के पास शेयर भी करते चलिएगा साथ ही साथ। आइए प्रश्न संख्या 33 लेते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वाक्य का विभाजन मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिन वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राधा बाजार जा रही है। ठीक है, दूसरा है संयुक्त वाक्य, जो वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्यों के योजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम सुबह दिल्ली गया और शाम को लौट आया। अब मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य आश्रित वाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे ही शाम हुई है, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 34। हासिल की अवधारणा को आप बच्चों को किस प्रकार समझाएंगे। ठीक है, जो हासिल वाला सवाल होता है वो बच्चों को कैसे समझा पाएंगे उसी को लिखना है। तो ये सब याद करने वाली चीजें नहीं हैं साथियों, समझ करके बस लिखने की बातें हैं। लेकिन हाँ, एक बार पढ़े रहेंगे तो आसानी से जो है समझ में आता हुआ चला जाएगा, दिमाग में बैठा रहेगा तो आसानी से आप बना ले जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं। जोड़ने का अर्थ है किसी संख्या में वृद्धि करना, योग करना। यह गणित की एक मूलभूत संक्रिया है। संक्रिया का मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जब बच्चे संख्याएं पहचानने और गिनने लगते हैं तब उन्हें जोड़ना सिखाना आवश्यक होता है। सबसे पहले बच्चों को जोड़ के चिन्ह से परिचित कराया जाता है। इसके बाद छोटे उदाहरणों से जोड़ समझाया जाता है। हासिल वाले जोड़ में पहले इकाई के अंकों को जोड़ा जाता है। यदि जोड़ 10 या उससे अधिक हो तो इकाई लिखकर दहाई को हासिल में ले लिया जाता है। फिर दहाई, सैकड़े और हजार के अंकों को क्रम से जोड़ते हुए
प्राप्त संख्या लिखी जाती है। इस चरणबद्ध तरीके से बच्चों को हासिल का जोड़ सरल ढंग से समझाया जाता है। ठीक है, अब जोड़ घटाना के बारे में तो साथियों जानते ही हैं, इसमें करना ही क्या है। प्रश्न संख्या 35 है, किसी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई बालक है, उसको भाषा सिखाना है रुचिपूर्वक ताकि सीखे, तो उसको किन किन तरीके से सिखाएंगे, बस इसी को बताना है। तो आइए हेडिंग को पढ़ते हुए चलते हैं, समझाते हुए। ठीक है, तो किसी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रश्नोत्तर अर्थात मनोहर विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए, ताकि जिज्ञासा बनी रहे उनके अंदर। तो पहला हो जाएगा, इसमें बालक के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। जैसे बच्चों को मान लीजिए गिनती आ रही है, तो उनको गिनती अगर आ रही तो फिर जोड़ सिखा दीजिए, गिनती नहीं आ रही तो पहले गिनती ही सिखाइए, अगर जोड़ भी आ गया तो फिर उसको घटाना सिखाइए। मतलब उनका जो जानकारी है, जो उसी जानकारी को लेकर के आगे बढ़ा देना। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा, प्रश्नों द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा, सरल एवं व्यावसायिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, सरल भाषा हो ताकि समझ में आए। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, उत्तरों पर शिक्षक उचित प्रक्रिया देता है। सुकरात द्वारा प्रतिपादित प्रश्नोत्तर विधि भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने में सहायक होती है। आगे बात करेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 36, चित्रलिपि के लाभ लिखिए। तो चित्रलिपि के लाभ निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है, यह लेखन की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। जो लिपि है, या जो है सबसे प्राचीनतम लिपि है। ठीक है, और दूसरा है, इसमें प्राचीन सभ्यता के जीवन और संस्कृति की जानकारी मिलती है। और तीसरा है, इसमें चित्रों द्वारा अर्थ व्यक्त किया जा सकता है। और चौथा है, अपरिचित व्यक्ति भी चित्र देखकर अर्थ समझ सकता है। ठीक है, मतलब अपरिचित व्यक्ति भी अगर चित्र देख लिया जाए, देखे, तो वो जो है समझ करके बता सकता है कि क्या है। ठीक है, आगे अगला है प्रश्न संख्या 37, स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या जो है हिंदी में 11 है। ठीक है, उच्चारण के समय के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो उच्चारण बोला जाता है उसको अगर समय के हिसाब से देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी में कम समय लगता है, किसी में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, एक होता है प्लुत स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर जो होता है, ठीक है, ह्रस्व में प्लुत नहीं आता, प्लुत अलग से होता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें ए, ऐ, ओ, औ जो दिए गए हैं। ठीक है, दीर्घ में आ, ई, उ, अ, ई, उ, री आता है। ठीक है, अ, ई, उ, री मतलब ये सबसे छोटा, इसमें कम मात्रा का समय लगता है, इससे ज्यादा का मात्रा समय लगता है दीर्घ वाले में। इसके बाद आता है एक तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, ठीक है, ठीक है, तो आइए 3 स्वर हो गए हैं, अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 है, श्रवण कौशल का उद्देश्य एवं महत्व बताइए। श्रवण कौशल मतलब जो सुना जाता है, ठीक है, उसका उद्देश्य और महत्व क्या क्या है। तो श्रवण कौशल का उद्देश्य छात्रों में ध्यान पूर्वक सुनने की आदत विकसित करना है। ठीक है, ताकि छात्र ध्यान पूर्वक सुने, उनकी जिज्ञासा
उस पर रुचि होनी चाहिए। बढ़ाने के लिए जो है श्रवण कौशल का उद्देश्य होता है महत्व, ठीक है। और क्या-क्या उद्देश्य होता है ये देख लेते हैं। पहला है भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। बच्चे भाषा को आनंददायक तरीके से सीख पाएँ, ठीक है, सुन पाएँ, उनके अंदर जिज्ञासा हो, इसलिए जो है श्रवण कौशल का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है धैर्यपूर्वक सुनना सिखाना, ठीक है। बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ करके सुने, ठीक है, अच्छे से, ताकि उनका अर्थ निकाल पाएँ, समझने लगें। ऐसा ना हो कि कुछ बोला जा रहा है तो ध्यान कहीं भटक रहा हो, ठीक है। ये सभी जो है ध्यान देने के लिए है। तो तीसरा इसमें पॉइंट है अच्छा श्रोता बनाना, ठीक है, ताकि बच्चे अच्छे से सुने। और महत्व क्या-क्या होता है, ठीक है, श्रवण कौशल के क्या-क्या महत्व होते हैं। तो महत्व में अगर बात करें तो बालक सुनकर ही अधिक ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। कोई भी हो साथियों, जैसे कि लेखन से तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात कहा जाए तो हर मोड़ पर, हर जगह बातचीत के माध्यम से ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीखा जाता है। तो ये जो है यहाँ पर अधिक ज्ञान जो है श्रवण के माध्यम से प्राप्त होता है। और श्रवण मानसिक क्रिया है, ठीक है। श्रवण क्या है? एक मानसिक क्रिया है। और प्राचीन काल में वेदों को सुनकर ही जो है याद किया जाता था, इसीलिए इसे श्रुतलेख कहा गया है, ठीक है। ये जो है सबसे पुराने समय में जो है इसी का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जानते हैं साथियों, ऋग वैदिक काल में जो समय था, ठीक है, उसमें क्या था कि पेपर, कॉपी, किताबें ये सब होता नहीं था। तो सीधा जो है बातचीत के माध्यम से बोला जाता था, बच्चे सीधे वहीं सुन करके ही ज्ञान को अर्जित करते थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है, गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोग बताइए, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा, गणित शिक्षण का जीवन में विशेष महत्व है। कौन-कौन सा है? तो पहला है, यह तर्क शक्ति और आत्मविश्वास विकसित करता है, ठीक है। गणित के माध्यम से क्या है? तर्क शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा है दैनिक जीवन में क्रय विक्रय आय व्यय में उपयोग होता है, ठीक है। जोड़ घटाना, गुणा भाग, साग सब्जी जैसे कुछ खरीदा जाता है तो वहाँ पर जो है जोड़ घटाना होता ही है, ठीक है। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरा है प्राकृतिक और विज्ञान के अध्ययन में सहायक, ठीक है। तो जो प्रकृति है और जो विज्ञान है, इसमें भी जो है गणित का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। और चौथा है मानसिक और बौद्धिक विकास, ठीक है। गणित के माध्यम से मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। और अतः गणित के बिना जो है दैनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन है साथियों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। प्रश्न संख्या 40 है, लेखन की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, लेखन की प्रमुख विधियां निम्न हैं। कौन सा? पहला है खंडशः रेखा लेखन विधि। इसमें क्या है कि इस विधि में पहले अक्षर के भाग लिखकर सिखाया जाता है, फिर पूरा अक्षर लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। अक्षर के भाग लिखना सिखाया का मतलब जानते हैं साथियों, जैसे क लिखना हुआ क, तो क को क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से बनना सिखाएंगे, फिर इस प्रकार से बनाना सिखाएंगे, फिर आधा गोला बनाना सिखाएंगे, फिर इस प्रकार से बनाना सिखाएंगे। तो इसी को कहते हैं अक्षर का भाग, ठीक है। तो इसको मिला करके जो है तब क का निर्माण हो जाएगा। ऐसे इसी को बोला जा रहा है कि सबसे पहले जो है अक्षर के टुकड़ों को बनाना सिखाया जाता है, फिर उन अक्षरों को जोड़ करके अक्षर लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। दूसरा है मांटेसरी विधि। तो मांटेसरी विधि में क्या होता है, इस विधि में बालक लकड़ी या गत्ते के बने अक्षरों को उंगली फेरता है, फिर पेंसिल से लिखना सीखता है और इससे लिखने में रुचि जो है बढ़ती है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 2021 का पेपर समाप्त हो गया साथियों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ज्ञान क्लासेस एकेडमी, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आए तो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जो है फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला हम लोगों का पेपर रहेगा 2022 का, ठीक है। तो
अगले वीडियो